अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कि 55% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। जहां इंतखाबात की बात हो रही है तो वहीं पर कई नई सियासी जमातें उभर कर सामने आ रही हैं। और अभी एक और बात जो है वो ये कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर ने भी नई सियासी जमात के क़याम पर गौर शुरू कर दिया है। और नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा, इस पर भी बातचीत हो रही है। क्या वो बयानिया जो है वो पिछले से हटकर होगा जो कि एहतसाब का था, या फिर अब अवाम को रिलीफ का होगा? कई मामलात पर बहस जारी है, लेकिन एक और मामला जो सर उठाए हुए है, जो इंकशाफात किए गए हैं सेक्रेटरी ओवरसीज की तरफ से, हक़ाइक़ खोलकर सामने रख दिए हैं। और वो ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गदागरी को कारोबार बना लिया है। 90% पाकिस्तानी जो अपने मुल्क से बाहर मौजूद हैं वो गदागरी को एज ए बिजनेस कंसिडर कर रहे हैं, और खा वो सऊदी अरब हो तो वहां पर ज़ियारात पर जाकर भीख मांग रहे हैं, और दीगर ममालिक से भी रिपोर्ट्स उन्होंने शेयर की हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज में जावेद साहब आपसे करती हूँ। आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां जारी हैं और जो स्टेप्स उसकी तरफ से लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है जनवरी का आखिरी हफ्ता, तो क्या तब तक उसके एम्स अचीव हो जाएंगे? हमें दुआ करनी चाहिए कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन कह रहा है और जिस तरीके से वो रिंग के इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है अचीव हो भी जाए। लेकिन देखने की चीज़ है कि आज तक इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या रहा। ये एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जिसने अपनी इररेलेवेंस और अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेलेवेंस और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल टका टोकरी की। जब 2 असम्बलियाँ टूटी तो उस इलेक्शन में इन्होंने जो कहते हैं पास खेल के, कभी गवर्नर और कभी फेडरल गवर्नमेंट के बहाने मार के इलेक्शंस को डिले कराया, जो आज तक नहीं हो सके। तो जिस आइन की चैम्पियनशिप हम पाकिस्तान में उठा के फिरते हैं उसको भी उन्होंने फारग किया। और अब जब कौमी असम्बली का मामला आया तो इसमें किसी को कोई अभाम नहीं था 90 डेज़ का, लेकिन इसमें भी अपनी अथॉरिटी और अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने में बुरी तरह फेल हो गई। सदर के साथ पंगा डाल लिया जी कि डेट हम देंगे, या वो देखो भाई डेट तुमने देनी है, तुम दे दो, दे तो दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक डेट देने के काबिल नहीं हुए। और सोने पे सुहागा हमारी जो जमहूरी पार्टीज़ हैं, जो हर वक्त आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी, अवाम के लिए बुलंद बांग दारे मारे जाते हैं, उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला इलेक्शन कमीशन के साथ। पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी आइन की कस्टोडियन समझती थी, सीसी की मीटिंग में उन्होंने भी वोट दिया कि जनाब कराएँ, मरदमशुमारी पर अगले इलेक्शन होने चाहिए। और इसी तरह इससे भी ज़्यादा इन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ये किया कि जो इलेक्शन 60 डेज़ में होने चाहिए थे, टेन्योर के कंप्लीट होने पे 6 दिन पहले आपने असम्बलियाँ तोड़ के उसको 90 डेज़ पे ले गए। तो बुनियादी तौर पे चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ये पार्लियामेंटेरियंस हों, जो हमारे ताकतवर हल्के, ये सब सिर्फ एक काम करते हैं, अवाम को साइड पे करते हैं, लेकिन अवाम के नाम पर अपनी सियासत भी चमकाते हैं, अपनी दुकानें भी चमकाते हैं और अपने मामलात को भी सीधे करते हैं। ये डायलमा। बाकी के आज कायमा कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सिर्फ फर्जी गुफ्तगू है। होना वही है जो उनको कहा जाएगा। आपने एक तरफ बड़ा अच्छा इशारा किया कि जनवरी के एंड पे आपने डेट फिर नहीं दी थी। उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि अभी आपको हुक्म नहीं हुआ कि आपने डेट देनी है। और वो खाकान अब्बासी ने बिल्कुल ठीक बात की है एक बात पिछले दिनों कि जनाब जनवरी के एंड में तो पाकिस्तान में कुछ 30 से ज़्यादा हल्के ऐसे हैं जो बर्फ़बारी की वजह से वहाँ इलेक्शन नामुमकिन है तकरीबन। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन एक अभी भी हवा में खड़ा हुआ है पाकिस्तान का। जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पे अवाम को हवा में खड़ा कर दिया जाए, उधर आप ये उम्मीद करें कि ये अदारे जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आपको सही सिमत में डाल देंगे। अगर 75 साल बाद हम ये नहीं समझ सके कि आज पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके मुजरम हम सब हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हो ना हो, कब हो,
उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, ये भी बताया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 55% जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं? ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, तकरीबन इतने ही फीसद पोलिंग स्टेशन हर मरतबा हसास करार दिए जाते हैं और उसके हवाले से फिर स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो किए जाते हैं। इस सारे मामले में जो इत्मीनान बख्श बात है वो ये है कि इलेक्शन की जानिब मामला चल पड़ा है। जो हम सोच रहे थे कि बहुत सारे हल्कों ने ये तासुर दिया था कि नहीं जी ये निगरान सेटअप बहुत आगे जाएगा, ये करेगा वो करेगा, वैसा नहीं हुआ, बल्कि मामला इलेक्शन की जानिब चल पड़ा। एक दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम 75 सालों से बहरान देखते आ रहे हैं, अभी भी बहरान है, उसमें एक नई चीज़ सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपने आप को असर्ट किया। ये आईनी इदारा है, इसके अपने इख्तियारात हैं इलेक्शन की तारीख देने के लिए, बाकी मामला नाम करवा के असर्ट किया जी। वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने हदूद से बाहर निकल गई थी तो उनको भी उन्होंने इस दफ़ा टैकल किया, बड़ा अच्छा किया, आई अप्रिशिएट कि आईनी इदारे को अपना एक रोल तस्लीम करना चाहिए कि 3 जज बैठ के आईनी रेड कर दें। सर प्रेसिडेंट हाउस ने भी रखना डाला, उसने रखना डाला, आइन वो तो लिखा हुआ है, पार्टी उसी बने पे हुए थे ना। इम्प्लीमेंट कराना था। लिखे वो आइन को 3 जजों ने बैठ के री राइट कर दिया। आप अंदाजा लगाएं जो 2/3 पार्लियामेंट कर सकती है काम, 2/3 तो इलेक्शन बरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है आपको। के तहत वो जज मशवरा दे रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन कराएंगे और गले से खींच के निकालेंगे इनका। सुभान अल्लाह। तो उनका भी उन्होंने घेराव किया। तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने उन आइन शिकन अनासर को जो मुख्तलिफ इदारों में बैठ के कोशिश कर रहे थे कि मुल्क में बहरान पैदा करें, तो उनको सतारा जुर्रत डाली। और आप देखें आवाजें कहां से आ रही हैं, सतारा जुर्रत उनको रिकमेंड करें, सतारा इम्तियाज मिलना का तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हर चीज मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ना कैसा, तो उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया, शरपसंद अनासर को भी उन्होंने कंट्रोल किया और एक प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये सारा स्केड्यूल सामने आ रहा है, जनवरी में नहीं है इलेक्शन तो फरवरी में हो जाएंगे मैक्सिमम, यही मामला ना। सुभान अल्लाह। उसके लिए भी आईनी तकाजा पूरा किया गया। आइन तो फिर करें दफन इलेक्शन। जब आपने अगले सेगमेंट में नहीं बोल सकेंगे, जावेद साहब बात मुकम्मल करने दें। आप एक लफ्ज भी नहीं बोल सकेंगे। चले नहीं बोलूंगा, नहीं मैं बोलने नहीं दूंगा फिर ना, मतलब ये तो आप मुझ पर तो नहीं, ये बहस नहीं होनी चाहिए जी। एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं, उन जजों के साथ आप हैं, एक में से फारग हो गया, बाकी को होना चाहिए, ऊपर से आप बहस के अंदर आ रहे हैं। सर मुझे तो साकिर निसार साहब का वो फैसला भी याद आ गया जब नवाज शरीफ साहब जो थे उन्हें पार्टी का कायद रहने पर सेनेट की टिकट्स का मामला था। ये सारे जो जज थे ये उस मास्टर प्लान का हिस्सा थे जिसके तहत पाकिस्तान की सारी तरक्की रोकी जानी थी, पाकिस्तान को आइन की पटरी से उतारना था, उसका हिस्सा सारे। अभी आप देखेंगे कुछ थोड़ा समय आपको पता लगेगा, 9 मई के वाकयात में मुलवस निकलेंगे लोग, यही जो बड़े चौके पहन के बैठे हुए थे, इनकी आप क्या बात कर रहे हैं। तो मामला ये है कि मामला इलेक्शन की जानिब चल पड़ा है, इलेक्शन होंगे, रिजल्ट जिसने नहीं माना ना माने, जिसने चिखुपकार करनी है वो करता रहे, चाहे टीवी शोज पे करे, चाहे जलसों में खड़ा होकर करे, चाहे वो ट्रक पे करे, रैली पे करे, अटक में करे या डाला में करे, जिन्होंने शोर मचाना उन्होंने मचाना है, अपनी बारी पर हर एक ने अपना हिसाब देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खुद को सर्ट किया, अपने इख्तियारात बताए। जब मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई मुश्तरका मफादत कौंसिल के इजलास में, तो उसके बाद जाहिर है हल्का बंदियाँ भी होनी थी, उसका अमल भी शुरू हो गया। और इसमें सबसे काबिल इत्मीनान बात यह थी कि हल्का बंदियाँ, उन्होंने कहा हल्के वही होंगे, सिर्फ आबादी के तनासुब से, यानी कि हर सूबे के हल्के वही हैं, वफाक के हल्के वही हैं, आबादी के तनासुब से हमने जैसे शहरों के अंदर हुआ तो अजला वाइज इसका फैसला करेंगे। तो सारा मामला मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा एहसन तरीके के साथ अब इलेक्शन की जानब बढ़ रहा है, इसलिए सारी पार्टियों को अपने अपने हवाले से, अपने अपने अंदाज से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर ब्लेम गेम करें या इल्ज़ाम लगाना शुरू करें। ये वक्त का ज़िया है, अब मामला इलेक्शन की जानब जाना शुरू हो गया। जी पीजे सर आप क्या कहते हैं? देखें बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब ने, अब एक सिस्टम शुरू हो गया है तो लेट्स अप्रिशिएट इट। ठीक है, तनकीद की है, सब ने की है, लेकिन हम कब तक तनकीद करते रहेंगे? हमने पॉजिटिविटी पे जाना है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 30 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया है, आई थिंक जावेद ने उस पर टच भी थोड़ा सा किया है। फिर उस पर जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, ताज हैदर, वो कहते हैं जी ये आपने जो 1 महीना दिया है इसको आप 7 दिन पे करें ताकि इलेक्शंस डिले ना हो, क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के हो सकता है फॉर वन रीज़न और द अदर ये ना हो। अब आपने कहा कि जी 55,000 ये जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज आउट ऑफ 91,809 ये सेंसिटिव है। अब जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और आज की नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, ये हम हर जगह हमने कहा सेंसिटिव सेंसिटिव, तो जब हम सेंसिटिव कर देते हैं तो फिर हम किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि वो जी सेंसिटिव है? व्हाट डज़ दैट मीन?
कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर कोई फाइटिंग होगी, उसके अंदर कोई रिजेंटमेंट होगी, उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन होगी, डिस्टर्बेंसेस होंगी, क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि सारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं जो इन्होंने अनाउंस किए हैं, 266 फॉर द नेशनल असेंबली एंड 593 फॉर द प्रोविंशियल असेंबली। अब इसके अंदर एक चीज़ हमने इंश्योर करनी है कि लॉ एंड ऑर्डर मस्ट प्रिवेल, क्योंकि ये एंड में ये बाकी तो टेक्निकल डिस्कशन है, उसने ये किया वो क्या फलाना, हमने इस चीज़ को देखना है। अब जो एक और चीज़ आई है, क्या इनके पास जो उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1 मिलियन लोग इनको चाहिए फॉर द पोलिंग स्टेशंस, क्या इनके पास मौजूद है 1 मिलियन? क्या इन्होंने कर लिया है? क्या ये lastminute.com होगा? क्या जो हम पहले करते हैं वो कुछ डिपार्टमेंट पे आप आ जाएं जी, इधर आ जाएं, बैठ जाएं, आप स्कूल टीचर्स हैं, आपने स्कूल टीचर्स को बिठा दिया, क्या ये करेंगे? आई होप इनका काम तेज़ हो रहा होगा। उमर हमीद खान, आई नो हिम, ये पहले इंटीरियर में होते थे, बड़े एफिशिएंट आदमी हैं, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, एंड आई थिंक इनका जो रोल होगा दैट विल बी अ प्रोफेशनल वन। क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं तकलीफ़ की, और तकलीफ़ को हमने कन्वर्ट करना इनटू रिलीफ। अब ये रिलीफ कैसे होगा? इलेक्शंस के बाद होगा। जिस तरह के अगर आपको याद है, अभी चीफ जस्टिस ने भी कहा है, डेटें शेटें अब कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये नो प्रोलॉन्ग डेट्स एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये बड़ी अच्छी एक खबर वहाँ से भी आई है। तो एक जो चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त आ गया है, मेरी काफ़ी पॉलिटिशियन से भी बात हुई, अक्रॉस द बोर्ड सब यही चाहते हैं कि आप एक कंसेंसस पे बैठ जाएं और इन इलेक्शंस को जिस तरह भी हो आपने इनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे, यही टॉक शो के अंदर, यही बैठ के अंदर इख्तलाफात राय होगी और हम यही बात करते रहेंगे। अब वक्त आ गया है हम तामीरी चीज़ों पे बात करें, तनकीद करें बराए तामीर। किसके ऊपर? कि जो काम कर रहा है भाई उसको सराहो, जो नहीं कर रहा है उसको बैठाओ। तो ये अब क्यों चौहान साहब यही तरीका है कि नहीं? आज हमारे पास अल्टरनेटिव जावेद कोई नहीं। सर बात तो यही है कि इंतखाबात से ही सियासी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत भी है। अब पार्टीज़ को चाहिए कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया है तो फिर अपनी जो मुहिम है उसका आगाज़ करें। लेकिन ऐसे में कुछ सियासी जमातें और भी हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं, वो कौन सी हैं उस पर करते हैं बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह का इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बना हुआ है, इंतखाबात की गहमा गहमी है, ऐसे में कहीं से खबरें कुछ इस तरह की मौसूल हो रही हैं कि कहीं कोई नई सियासी जमात उभर कर सामने आने वाली है। वो कौन सी होगी, कौन उसको बनाने जा रहा है? मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। पार्टी तो इस वक्त एक ही बज़ाहिर जो बनने जा रही है, लेकिन हवा में है मामला सारा। उसमें मुस्तफा नवाज़ खोखर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा लिया था और उनका एक स्टैंड था, और बहुत हद तक पाकिस्तान के बहुत सारे जो शहरी हैं मुत्तफिक भी हैं उनसे। इस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो फील कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं रही। बहुत काबिल आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, वो भी फील कर रहे हैं कि उनके लिए भी स्पेस नहीं रही। ये अलमिया है हमारे सियासत का, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुरूसियत आ जाती है। लेकिन अब उसके साथ साथ देखना है कि मुरूसियत के अलावा हल क्या है। आप तसव्वुर करें कि अगर कोई बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी अपने ख़ानदान के बाहर किसी को कोई की पोस्ट दे देती है तो वो उसके कंट्रोल में रहेगा। मैं आपको तीनों पार्टियों की बात बता देता हूँ अभी 1 मिनट में। नवाज शरीफ साहब के भाई हैं एक, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, अब उनकी साहबजादी जो हैं वो, और एक भतीजा साहब भी हैं, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल साहब हैं, बेनज़ीर शहीद के साहबजादे, आसिफ जरदारी साहब के साहबजादे। अब पीटीआई जो है उसको पूरी की पूरी पिंकी पीरनी साहबा चलाती हैं। उसका सोशल मीडिया सेल, उसके फैसले, पार्टी में शामिल किसने होना, निकालना किसने, ब्यूरोक्रेसी कौन होगी, पंजाब का वज़ीर कौन होगा, वो भी उनके घर से चल रही है। उससे पहले किसी हद तक मुतरक हो गई थी हमारी साफ़ी साथी जो है रेहाम खां, जब उनकी अहलिया थी। उससे पहले जमामा गोल्डस्मिथ आज तक मुतरक है, उनकी पहली बीवी, वो सियासत में मुतरक है, उनको जेल से निकालने के लिए मुतरक है। तो बात तो वहीं पर घूम फिर रही है ना। एक फिर जो ये कह रहे हैं उससे इख्तलाफ कौन कर रहा है? जो बात आप कह रहे हैं कि हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, यही बात तो इस वक्त नून लीग कह रही है, यही बात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, यही बात पीटीआई कह रही है, यही बात जेयूआई कह रही है। इस पर तो कोई इख्तलाफ तो है ही नहीं। अच्छा, पार्टी आप बनाएंगे तो उसका मैनिफेस्टो क्या होगा, आप कैसे उसको लेके आगे बढ़ेंगे, आपके पास रास्ते क्या हैं,
अच्छा, एक जो हमारे इसमें साहब हैं शाहिद खान कवासी साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, उनके हवाले से बेशुमार चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर एक इजलास में उन्होंने कहा कि ये चैनलों के अंदर जो कैंपेन चलाई जा रही है जिससे मुल्क में अफरा तफरी और तशद्दुद को परवान चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया गया, खून खराबा कराया गया, खाना जंगी कराने का प्लान था, पूरा कराया गया। तो चेयरमैन पैमरा को उन्होंने कहा भी ये कौन करा रहा है? चेयरमैन पैमरा जरूरतमंद आदमी था, उसने कहा जनाब ये करा रहे हैं, इनको रोके, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद बकौल चेयरमैन साबिक चेयरमैन पैमरा के वो मौजूद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के आंखें कान सब बंद हो गए, आवाज़ भी बंद हो गई, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये आपने सब कुछ करके देखा हुआ है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं टकराव नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छा जजेस क्या कर रहे थे वो भी आपको अच्छी तरह से पता है। साकिब निसार ने आपको एक धमकी दी, आप झाग की तरह से बैठ गए। यही हुआ था ना कि फौरन उन्होंने कहा मैं स्टे दे दूंगा अगर तुमने ये काम किया तो। कि नैब किस लिए है? बाजू में रोड़ने के लिए है। उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट लाएंगे, उन्होंने कहा मैं स्टे कर दूंगा, मैं उड़ा के रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जजों के आगे भी आप लेटते रहे, उन जजों के आगे। तो आपने नई पार्टी क्या बनानी है? क्या कोई आप सियासी जमात बनाने जा रहे हैं या आपने खुदा न खासा को गुरिल्ला फोर्स बनानी है? इस तरह जो हमारे मुस्तफा खोखर साहब हैं वो भी सारे मामला से वाकिफ हैं। सही। मैं सिर्फ इस हद तक हूँ कि मिफ्ता के साथ 12 ज्यादती हुई है, वो सारी चीज़ें खुद अपने सीने पर ले रहे थे, फेस कर रहे थे। IMF की जो डील थी उसको इम्प्लीमेंट करा रहे थे, चारा कोई नहीं था। उनके साथ ज्यादती हुई, इसहाक डार साहब को ला के आपने उनको ऐसे आउट किया जैसे उन्होंने बहुत बड़े जराइम कर दिए होते हैं। भाई क्या किया उन्होंने? ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट गाय, एक अच्छे खाते पीते घर का बंदा, जेल भी काट ली उसने, सारा कुछ कर लिया, उसके साथ ज्यादती हुई। खामोश नहीं रहे, अपने गिले शिकवे तो पहुंचाते रहे। तो इस तरह से अगर आपने लैदगी करनी हो तो एक अच्छे तरीके के साथ है, तारुफ रोक हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, कहते हैं ना, जिसमें एंड में कहते हैं कि ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो यूं छोड़ दें आप। ठीक है, यानी खूबसूरत मोड़ ये है कि यहाँ से एक नई मंजिल का आगाज हो सकता है, एक नई जमात जो है वो बन सकती है। जावेद साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या नून लीग अपना बयानिया बदल लेगी? और जो जावेद लतीफ़ साहब ने पंडोरा बॉक्स खोला है उस बारे में क्या कहते हैं? देखो, नून लीग की इस वक्त हालात ये हैं कि इनके मूड स्विंग है। अभी उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बयानिया कौन सा चलाना है। जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं तो फिर छोटे भाई को दौड़ के जाना पड़ता है, मिन्नत करनी पड़ती है बड़े भाईजान की, भाईजान प्लीज़ बड़ा औखा सी रास्ता सीधा किया है तो मत करें। तो बड़े भाईजान और फिर थोड़ा सा खामोश भी होते हैं, और उसका नतीजा आपने देखा कि ज़ुबैर उमर भी टीवी चैनल्स पे अब वजाहतें दे रहे हैं कि जनाब हम ये नहीं चाहते, हम एहतसाब की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन लोगों ने किया, आइंदा एहतियात करें। और जावेद लतीफ़ साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इनके मूड स्विंग है इक़्तिदार के लिए। और जबकि मैं ज़ाती तौर पे एक चीज़ पे बड़ा कन्विंस हूँ कि इस वक्त इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक ऐसी हुकूमत मिले जिसका कंट्रोल उनके पास हो। अच्छा, ऐसी हुकूमत ना मिले जैसी शहबाज शरीफ नहीं, मतलब जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, सारी दुनिया ने देख लिया। सर, हुकूमतें तो इसी तरह की नहीं रही हमारे मुल्क में, रही हैं, लेकिन अब उन्होंने माजी से कुछ सीख कर एक कदम आगे जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अवाम की ताकत पर रिलायंस नहीं करती, अवाम से रुजू नहीं करती। बदकिस्मती है ये हमारी कि जमहूरी निज़ाम में इब्तदाई तौर पर मुंतखब तो अवाम ही करते हैं ना, करते मुंतखब हैं, लेकिन अवाम को हम सेकेंडरी रखते हैं। प्राइमरी हमारा फोकस होता है ताकतवर हल्के, जहां हमारी कबूलियत हो जाए, और यही वो सारा चक्कर है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में तो यही कहा जाता है ना, फ्रेंड एंड फो वाला फार्मूला, कि एक भाई डिग्गी में बैठ के जाता है तो दूसरा भाई जब ज़रूरत पड़ती है तो गुजरांवाला का जलसा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या लंदन में बैठ के ललकारना शुरू कर देते हैं। अचानक फिर कहीं से पैगाम आता है तो एकदम फिर वो मूड स्विंग उनके चेंज होते हैं, फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं। अगर जमहूरियत का आलम बुलंद करना है तो फिर एहतसाब का बयानिया होना चाहिए, क्योंकि जब उन लोगों को सजा ही नहीं दी जाएगी जो लोग मुजरिम ठहरे, तो फिर आप एक नई चीज़ किस तरह बना सकते हैं और उसको आप प्योर कैसे रख सकते हैं? प्योर आप एक तरीके से रख सकते हैं कि जब आप में इत्तफाकी हो, आप किसी पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं है, हर एक को
कॉरिडोर्स अपार में आने का बिल्कुल शौक़ है, होना चाहिए, उनका हक है, लेकिन वो आएंगे थ्रू वोट। तो आ जाए, बिल्कुल जो मर्ज़ी आए, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम एक्सेप्टेंस पे नहीं हैं। आप कहीं भी देख लें, सारे एग्जाम्पल भी देते हैं, 1970 के बाद जो भी इलेक्शंस हुए उनको आपने मार ही किया है, उन्होंने यही कहा है कि भाई टेंटेड पेंटेड, सिलेक्टेड, डी सिलेक्टेड एंड सो ऑन फोर्थ। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है इस वक्त, ये है टाइम टू स्टिक टुगेदर। ये जब तक आप नहीं करेंगे, जब मुश्किल वक्त होता है पार्टी छोड़ देते हैं, जिस तरह ये PTI पे आया वो भाग गए सारे, तो ये तो सियासतदान थे ही नहीं, ये लोग, ये तो भगोड़े थे, इनको तो मैं नहीं, ये भागे। अगर इनमें पीपल्स पार्टी के उसको देखो, जहांगीर बदर को लाशें, उसने लैशेस खाई हैं, खड़ा रहा वो, और इसी तरीके से नून लीग नहीं भागी जी, खड़े रहे नून लीग वाले, कौन भागा है? तो मैं ये कहता हूं कि इन पार्टी से आप सीखो, ठीक है, पार्टियों में गलतियां हैं, इनमें हुई हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन 99 में नून लीग नहीं भागी, काफली कहां से बनी थी? किधर भागी? काफली कहां से बनी थी? कहां से? मियां नवाज शरीफ का बयान के नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ तो पीछे मेरे बंदे नहीं थे। ये बिल्कुल नवाज शरीफ ने सही बात कही, तो फिर कौन से? देखिए बात सुने, तमाम सियासी जमातों का यही हाल है। ये आपके अपने उसको मेटल पे बिलीव करता है कि आप रहते हैं या भाग जाते हैं, ठीक है। एक अब क्वेश्चन उठता है कि आपने कि कुछ नाम लिए, ये इसके खोकर के, मिफ्ता के, अब्बासी के, एंड ऑल दैट। इस पार्टी का नाम तो मैं दूंगा कमाल पार्टी। अब वो कहेंगे कमाल क्यों है? कमाल इसलिए है, के से खोकर है, ए से एतजाज़ है जो कि पार्टी छोड़ गए, एम से मिफ्ता है, ए से अब्बासी है, और एल से लतीफ़ खोसा। तो कमाल हो गई। मुस्तफ़ा कमाल ही ना समझ लें, कहीं लोग मुस्तफ़ा PSP ना कमाल, समझ ये लें। है कमाल पार्टी। अब ये क्या वजूद में आएगी? नहीं। इस सब के अंदर जितने भी मैंने नाम लिए, सिर्फ एक शख्स है, मुस्तफ़ा खोकर, जो कि बड़े कीन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। दो जो है बाकी वो नहीं कहते हैं। अब बात आती है कि ये इन्होंने तनकीद की कि जी 16 महीने में, मैं आपको गारंटी करता हूँ, देखो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ। इमरान खान होता, PMLN तो चले थी, सरदारी भी होते या कोई और भी होता, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है हमने उसको कलेक्टिवली संभाला ही नहीं है। जो संभाल रहा था आपने उसको तनकीद का निशाना बना दिया। और भाई महंगाई पूरी दुनिया में होती है और हम लड़ते हैं उससे। 4 आने पे जनरल अयूब की हुकूमत गई थी, 4 आने पे लोग रोडों पे आ गए थे जब चीनी की कीमत ऊपर हुई थी। क्यों चौधरी साहब? अभी चालों की नज़म भी है, नज़म भी है उसके ऊपर। अब क्वेश्चन इज, हमें एज अ कॉम, ये जो टीवी देख रहे हो आप, आपको थोड़ा सब्र दिखाना है। आपको ओवरनाइट आपके पास कोई फरिश्ता नहीं आएगा कि ऑल ऑफ अ सडन पेट्रोल कम हो जाए, ये कम हो जाए, वो सबर सिर्फ कौम ने। देखें, अब बात ये है कि इंतखाबात के लिए चीजें तो स्ट्रीमलाइन में आ गई हैं, लेकिन अब जो है या जो पार्टी के रहनुमा सरबराहान हैं, अगर वो इस अवाम को एंगेज करना चाहते हैं तो फिर कोई बयानिया बनाना होगा, और बयानिए के ऊपर बयानिया नहीं बनाना होगा। जो बयानिया बना लिया जाए फिर उसके साथ कायम भी रहना होगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, बात करेंगे कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। 90% जो पाकिस्तानी है, मालूम पड़ रहा है कि वो दूसरे ममालिक में जाकर गदागरी को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। इस पर करते हैं बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेक्रेटरी ओवरसीज ज़ीशान खानज़ादा ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं नौकरी के सबब, या कभी बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, टूरिज़्म का वीज़ा ले लेते हैं, और अगर सऊदी अरब जाएं तो फिर उम्रा वीज़ा भी ले लेते हैं, और वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिसेस कुछ यूँ हैं कि गदागरी को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। वहाँ पर काम काज करने के बजाय कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जहाँ से उनको एफर्ट किए बगैर आमदनी वसूल हो जाए। तो इसी पर मैं चाहती हूँ पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तानी किस ज़रिए मुआश की तरफ चल पड़े हैं? देखें, ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, ये सारे इसमें जो हमारे साथ इसके ममालिक हैं। लेकिन मैं तो अपने लोगों की बात करूँगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी हैं, और वो सोशल सिक्योरिटी के फ्रॉड्स में हैं। उसके बाद इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से बोट माइग्रेशन तो आपको पता है शुरू हुई हुई है, और कितने लोग बेचारे समुद्रों में मारे जा रहे हैं। इसके कई वजूहात हैं। कई जेन्युइन हमारे माइग्रेंट्स हैं और कई फ्रॉडलेंट हैं, और कईयों को यहाँ इंटाइस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि बाहर जो दरख्त हैं, फुटपाथ्स हैं और रोडें हैं, उनके दरख्तों के अंदर पैसे लगे हुए हैं,
और तो वो जाके आपने सिर्फ पैसे तोड़ने और आपको मिलेंगे। इस तरह के कोई ख्वाब नहीं देखें कोई भी। ये लोग आपको भड़काते हैं, वहाँ आपको डबल द टाइम मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ का वज़ीर आज़म लेके चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ट्यूब में जाता है, वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, वहाँ कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है। हम तो देखते हैं जब हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर इधर से मिनिस्टर जा रहा है जिसके आप ख़बरें सुनते हैं, पैदल जा रहा है, इधर से ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है, जाके कोई टैक्सी में बैठता है, कोई कहीं बैठता है। तो वहाँ जो है आपको ख़ुद काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे लोगों ने इस सिस्टम को अब्यूज़ किया है और कई तरीके हैं। डेम जॉस बटलर जो कि एक बड़ी सीनियर जज हैं उधर की, वो बल्कि पाकिस्तान भी आई हैं। हमने एक और फोर्स मैरिजेस, चाइल्ड अबडक्शन, इसके अंदर भी हमने काफ़ी लोग उधर अंदर हुए हैं। अब तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपका नाम चला जाए, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहाज़ से निकलते ही आपको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि फ़्लाइट मैनिफेस्ट पहले चली जाती है। वो फ़्लाइट मैनिफेस्ट, पूरी फ़्लाइट मैनिफेस्ट को चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो सस्पिशियस नाम होता है हीथ्रो एयरपोर्ट पे आपको वहाँ अरेस्ट कर दिया जाता है या गेटवे पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बायस एक शर्म की चीज़ है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। जब ख़बरों में वहाँ जाते हैं, उनके डेली मेल, टेलीग्राफ और संडे टाइम्स में आर्टिकल्स जब लगते हैं और टीवी पे बात होती है तो पाकिस्तान का नाम इस तरह आता है, तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, पाकिस्तान के अलावा बाकी भी बड़े हैं, हमने तो अपने घर को देखना है, बातों को की बात कर रहे हैं। मैं बाकियों के हवाले से एक पॉजिटिव बात सामने रखना चाहती हूँ। नवीद चौधरी साहब, जापान ने स्किल्ड लेबर का तकाजा किया और जापान की रिक्वायरमेंट थी 3,40,000, जिसमें से कि इंडिया ने 1.5 लाख लोग प्रोवाइड किए, नेपाल ने 91,000 प्रोवाइड किए, बांग्लादेश ने भी किए, श्रीलंका ने भी किए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 200 अफराद प्रोवाइड किए। कहाँ भारत 1.5 लाख दे रहा है और कहाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 200 अफराद दे रहा है। पीजे सर बात कर रहे हैं उन ममालिक की, तो आप इस डाटा को किस तरह देख रहे हैं? ये डाटा एक सेकंड, आपने जो बात की है, हमारे मुल्क में चौधरी साहब पॉलिटेक्निक्स है ही नहीं है, जो कि एक ज़माने में होते थे, याद है? बिल्कुल। देखिए, ये सारा मामला वही है जो पीजी साहब ने बात कर दी, वही मैं करने लगा था। ये आपकी गवर्नेंस, प्लानिंग और वोकेशनल एजुकेशन ना होने का सारा कसूर है। दुनिया भर में रोज़गार के मौके हुनरमंद अफराद को मुयसर आते हैं। अच्छा, इसमें आर कोई नहीं है। हमारे यहाँ क्या मसला बन गया है कि हम ये समझते हैं कि पहले हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर बीए किया, एमए किया और उसके बाद हम कहते हैं बाबू बन के किसी दफ्तर में बैठ जाएं, पैंट को टाई लगी हो और वो ग्रेड 17 में मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी वहीं पर पूरी होगी। दुनिया भर के अंदर, अच्छा, उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है, बात ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है कि बेरब्त बेसिमत एजुकेशन है। मिसाल के तौर पर किसी को दाखिला नहीं मिला तो उसने जाते जाते, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, उसने एमए हिस्ट्री में दाखिला ले लिया, हिस्ट्री का कोई ज़ौक नहीं है उसका, उसे बिल्कुल नहीं पता कि हिस्ट्री क्या थी। एक बंदे को कहीं और दाखिला नहीं मिला तो उसने कहा यार मैं इस्लामियात पढ़ लेता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, कि यहाँ मेरिट कम है। अच्छा, पढ़ा, उसको आगे पीछे किसी चीज़ का नहीं पता। इस तरह से और बहुत सारे मज़ामीन हैं। या तो अगर आपको उस मज़मून में दिलचस्पी है और आप आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आप थीसिस लिख सकते हैं, तो आप चले जाएँ। हुनरमंदी का तो कोई मुतबादल है ही नहीं। इस वक्त आप सबसे ज़्यादा जो हमारे दोस्त बाहर रहते हैं पीजे मीर साहब हैं, यूरोप में चले जाएँ, मिडल ईस्ट में चले जाएँ। जितने मेरे जानने वाले हैं, 2 मेरे बड़े करीबी जानने वाले दोस्त हैं जिनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से फारगुल तहसील है। जो दुबई वाला है वो भी अरबपति है, जो स्वीडन में हमारा दोस्त है वो भी अरबपति है। उन्होंने नौकरी की, नौकरी करते हुए अपना काम शुरू कर दिया। एक स्किल हाथ में आ गई ना। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें, आप देख रहे हैं कि ये मैं जिस इदारे में काम करूँ उसको इतना प्रॉफिट आ रहा है, मैं अपनी अगर दुकान खोलता हूँ, अपना काम शुरू करता हूँ तो क्या आएगा। तो पाकिस्तान के अंदर नेवेटेक ने बड़ा काम किया इस पर, जुल्फ़िकार चीमा साहब उसके हेड थे, मैं खुद जाता रहा फंक्शंस में, बहुत से लोगों को नौकरियाँ दिलवाई, बाहर वो रब्ता करते थे। इस तरीके के साथ हमारा टैप्टा है लाहौर में, वहाँ चैम्बर के लोग बैठते हैं आके, वो खुद कहते हैं कि भाई हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। कुछ आप एमए की डिग्री लेके नौकरी मांगते फिर रहे हैं, कुछ ये कि बड़े बड़े अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट आके कह रहे हैं कि भाई इतने बंदे हमें चाहिए। ये जो जापान काम कह रहा है ना, हमारे अपने पास बड़ी नौकरी है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी सिमत नहीं है। नवीद चौधरी साहब, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इराकी सफ़ीर और जो सऊदी सफ़ीर हैं उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप हमारे मुल्क में आधी मुजरिमों को भेजते हैं, तो ये बात तो खासी शर्म की बात है। जावेद साहब, देखो, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क में हालात वो क्रिएट कर दिए कि लोगों को इल्लीगल मुल्क से बाहर जाना पड़ता है
और हर तरह की मजदूरी करनी पड़ती है। जब मजदूरी लीगल नहीं मिलती, पीजे मीर को पता है इस बात का, तो फिर वो शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया, इसको कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं दिया, इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही, नौकरियां इधर हैं नहीं है। आज जो आपके पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो तो यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब में उनको डिग्री मिल जाती हैं और कनाडा में वो चले जाते हैं, उनको इमिग्रेशन मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे इधर मजदूर तबका है वो 4-6 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं, उधार मांगते हैं। एक तरीका ये है कि जो सीटें आई होती हैं मिडल ईस्ट की उस पर चले जाते हैं जो थ्रू थर्ड पार्टी होते हैं। और तीसरा जो हमने पिछले आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले जो हमारे जो बंदे समुंदर में डूब गए थे, इल्लीगल जाते हैं जो, बुनियादी तौर पे हमें रूट कॉज की तरफ जाने, ये मसला तो रहेगा। दुनिया इल्लीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इल्लीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है, चोरी ही करनी है, डकैतियां ही मारनी है, उसको लीगल नहीं है, लेकिन उसको लीगल जॉब किसी ने नहीं देनी सर पीजे। हाँ, ये लीगल जॉब नहीं देनी तो उसने सर्वाइवल करना। वो कर्जा लेके मुल्क से बाहर गया है, वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा? ये सबसे बड़ा मसला। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि जिन लोगों के वीजे हैं, वीजा लेके जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि इलीगल जॉब है, और जो शॉर्टकट के जरिए खोतों पे बैठकर जाते हैं वो उनका भी हाल यही है। तो बुनियादी तौर पे हमें पहले अपने घर दुरुस्त करना है, अपने हालात दुरुस्त करना है, फिर कौम की ट्रेनिंग होगी। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अब जब इन मुजरिमान की निशानदही हो रही है तो काउंसिल्स की तरफ से इस पर पॉजिटिव जो रिजल्ट है कि वो निशानदही के बाद उन मुजरिमान को वापस भेज देते हैं। अब ये है कि यहाँ वापस आने वालों के साथ क्या किया जाए या हमारे मुल्क को क्या करना है, तो उन्हें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है, प्लानिंग बेहतर करनी है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना है ताकि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो नौजवान नस्ल है उसको कोई रास्ता मिले और उसको बाहर जाकर इस तरह के अवामिल से जरिया मुआश की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अगर इस तरह हो जाता है तो फिर ये बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत लेने के बाद